तो कैसे हो दोस्तों। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले टीबी। टीबी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये सदियों से पुरानी जो इन्फेक्शन बात करते हैं ना, कि सबसे पुरानी इन्फेक्शन का नाम लो तो उसमें एक टीबी भी आती है। ठीक है, टीबी का इतिहास इतना पुराना है कि तुम कई साल एंशिएंट टाइम में चले जाओ। एंशिएंट क्या, तुम प्री हिस्टोरिक टाइम में चले जाओ। ठीक है, जब आदि मानव होते थे तब भी तुम्हें टीबी के एविडेंस मिल जाते हैं। इतनी पुरानी डिजीज है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक मैंने हैरिसन से उठाया। सॉरी दोस्तों, हैरिसन नहीं, डेविडसन। उसमें ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइमरी टीबी क्या होता है, गोन फोकस, गोन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सेकेंडरी टीबी में देखेंगे कि कैविटेशन हो जाती है। और मजे की बात यह है कि मैं बस एक स्टोरी फॉर्मेट में आपको बताऊंगा। आपने क्या है ना, एक छोटा सा पर्चा लेके ऐसे बैठ जाना। ठीक है, मैं लिटरली स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, और वो चीज़ तुम्हें हमेशा के लिए याद रह जाएगी। ठीक है, एक कहानी सी बताऊंगा, पैथोजेनेसिस सब कुछ कवर हो जाएगा एक कहानी सी। बस तुम क्या करो, एक पेपर लेके बैठ जाओ, छोटा सा ही पर्चा जिसमें तुम एक एक वर्ड लिख दो, कीवर्ड्स लिखना बस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि जो टीबी है, पहले मैं तुम्हें एक चीज़ थोड़ा समझाने के लिए एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड है ना, उसमें कितने लोग होंगे लगभग, अंदाजा मार के बताओ। मेरे को भी नहीं पता, मैं गेस मार के बोलता हूँ कि लगभग 800 करोड़ हैं, मुझे जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, तो 800 करोड़ में से बोला जाता है कि लगभग 170 करोड़, यानी ये कितना हो गया, लगभग 1/4 हो गया, लगभग 170 करोड़ ऑलमोस्ट माना जाता है कि वो टीबी इन्फेक्टेड है। हो सकता है मेरे अंदर भी टीबी निकल जाए। ठीक है, लेकिन जो ये टीबी होता है ना, ये लेटेंट टीबी कहलाया जाता है। क्या कहलाया, लिख लो, ये लेटेंट टीबी। ये डोरमेंट फॉर्म में बैठा होता है बम बन के। ये रेडी है बस कि कब मैं फटूं। अब किस चीज़ का वेट कर रहा है ये वेट करता है कि कब तुम्हारा इम्यूनिटी नीचे जाए। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में। सपोज, पर एक इमेजिन करना, सपोज तुम किसी पेशेंट के पास हो जो कि टीबी इन्फेक्टेड है। ठीक है, और उसने छींक मारी। वो छींक से वो बैसिलाई क्या बोलते हैं, जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं ना, रॉड शेप के, उसको क्या बोला जाता है, बैसिलाई। तो छींक मारी तो वो रॉड शेप के बैसिलाई तुम्हारे अंदर चले गए और वो लंग्स में चले गए सांस के थ्रू। ठीक है, तो बोला जाता है कि मात्र 10 बैसिलाई भी चले गए ना, दैट इज इनफ टू कॉज टीबी। दैट इज इनफ टू कॉज टीबी। समझ रहे हो, इतने कम। ये जो रॉड शेप बैसिलाई है, इसको बोला जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ये एक बैक्टीरिया है जिसके बाहर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो होती है वो किससे बनी होती है, माइकोलिक एसिड से बनी होती है। ठीक है, इसमें एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है लैम, LAM, लाइपोएराबिनोमेनिन। देखो, हर चीज का एक वायरुलेंस फैक्टर होता है जिसकी वजह से वो वहां पे टिका होता है। एक चीज बताता हूं मैं। सपोज तुम अभी जहां पे भी हो, है ना, वहां पे तुम क्यों हो, क्योंकि तुम वहां पे डिजर्व करते हो, है ना, तुम सबसे बेटर हो, इसलिए तुम वहां पे, है ना। तो तुम में क्या खास बातें हैं उसको बोला जाता है वायरुलेंस फैक्टर। ठीक है, वैसे बैक्टीरिया में होता है। तो माना जाता है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है उसमें लैम करके एक चीज होती है, लाइपोएराबिनोमेनिन, जो कि उसका वायरुलेंस फैक्टर है, यानी वही उसकी मेन चीज है। ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन जी भी होता है एक। ठीक है, तो सांस ली तुमने और वो जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो कहाँ पहुंच गया, लंग्स में पहुंच गया। लंग्स में वो चुपचाप बैठ जाएगा। ठीक है, उसको मैक्रोफेज देखे, लंग्स के मैक्रोफेज होते हैं, वो देखेंगे यार ये कौन बैठा हुआ है, ये तो कुछ हमें नहीं लगता ये अंदर की चीज, ये कुछ बाहर से आया है, तो वो हमला कर देंगे। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज का काम क्या है, मैक्रोफेज, बड़े से फेज मतलब खाने वाले, है ना, तो वो उसको खाने जाएंगे। जब वो मैक्रोफेज उसको खाने जाएंगे तो वो खा भी लेंगे उसको, लेकिन वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है उसकी वॉल में, मैंने बताया तुम्हें क्या होता है, माइकोलिक एसिड होता है, लैम होता है। ठीक है, अब लैम जो होता है ना, वो क्या करता है, जो फेगोलाइसोसोम, मैक्रोफेज के अंदर लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो रेडी हैं किसी भी बैक्टीरिया को गलाने के लिए, लेकिन जो लैम होता है वो उसको इनहिबिट कर देता है, वो गलने नहीं। तो ऐसा समझो कि मैंने कुछ चीज खाई लेकिन मैं उसको पचा नहीं पा रहा, बस वैसा ही हाल हो जाता है मैक्रोफेज का। तो मैक्रोफेज परेशान, भाई मैक्रोफेज बोल रहा भाई मैंने खा तो लिया पर मैं पचा नहीं पा रहा। वो अपने साथियों को बुलाता है, भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं तो पचा नहीं पा रहा। तो बहुत सारे मैक्रोफेज इकट्ठा हो जाते हैं वहां पे, तो वो एक गांठ बना लेते हैं, गांठ जिसको बोलते हैं ग्रैन्युलोमा। क्या बोलते हैं, लिखते चलो, ये लिखो अब, ग्रैन्युलोमा। ग्रैन्युलोमा बन गया। ठीक है, ग्रैन्युलोमा बना। धीरे धीरे क्या होता है, जो वहां पे माइकोलिक एसिड है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेल वॉल थी भाई, उसमें क्या होता है, वो माइकोलिक एसिड होता है। माइकोलिक एसिड इज अ लिपिड। ठीक है, लिपिड मतलब क्या होता है, तेल, ऑयली, बटर, चीज, समझ रहे हो, वो होता है माइकोलिक एसिड। तो अब इतना सारा तेल वगैरह है, जब वो डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है मैक्रोफेज वहां पे, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा डाइजेस्ट तो करेगा, तो वो तेल बिखर जाएगा, तो वहां पे बनता है केजियस नेक्रोसिस। भाई ऐसा कोई नहीं समझाएगा कि क्यों केजियस नेक्रोसिस बनता है टीबी में। ठीक है, केजियस नेक्रोसिस का मतलब क्या है
कि वहां पे चीजी लाइक सब्सटेंस बिल्डअप हो गया है, ठीक है। अब जो मैक्रोफेज यहाँ पे था उसने वो डाइजेस्ट किया, वहाँ पे चीज़ी लाइक सब्सटेंस बन गया, बहुत सारे मैक्रोफेज आ गए, उसने उसको घेर लिया ताकि वो जो इन्फेक्टिविटी है वो फैले ना, वो एक जगह ही फिक्स रह जाए। तो उसने फिक्स कर दिया और वहीं पे उसको पकड़ के रख लिया। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन या फिर प्राइमरी टीबी। समझ गए तुम? ये होता है प्राइमरी टीबी। प्राइमरी टीबी का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हो गया, एक गांठ बन गई जिसमें ग्रैन्युलोमा, एक्चुअल में वो क्या है, ग्रैन्युलोमा, लिखो ग्रैन्युलोमा है, ठीक है। उसके अंदर केजियस नेक्रोसिस है और साइड में मैक्रोफेज बंधे हुए हैं, रोक के रखा कि वो इन्फेक्शन बाहर ना निकल जाए। एक गांठ बन गई है, ठीक है, बांध के रखा है उसको, तो उसको बोलते हैं हम ग्रैन्युलोमा, ठीक है। ग्रैन्युलोमा के बाहर फाइब्रोब्लास्ट भी आ जाते हैं, एपिथेलियोइड सेल्स भी आ जाते हैं जो कि मैक्रोफेज ही हैं एक टाइप के। तो वो सब चीजें हैं ग्रैन्युलोमा का स्ट्रक्चर, ठीक है। इस ग्रैन्युलोमा को जो लंग्स में तुम्हें दिखेगी, एक गांठ दिखेगी, है ना, जिसके बीच में केजियस नेक्रोसिस है, साइड में मैक्रोफेज है, लास्ट में तुम्हें टी सेल्स भी दिखेंगे, उसमें एक गांठ बन गई, उसको हम बोलते हैं गोन फोकस, ठीक है। यही जो ग्रैन्युलोमा है इसको हम बोलते हैं गोन फोकस, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो एक लंग्स में एक गांठ बन गई, ये कई बार क्या क्या होती है, ये लिम्फ नोड्स में भी जाती है। जब वो लिम्फ नोड में पहुंच जाए तो एक यहां पे भी गांठ बन गई, एक वहां पे भी बन गई, दो बन गई, इसको बोलते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। गोन फोकस क्या होता है, जब लंग्स में एक गांठ बन गई, ग्रैन्युलोमा बन गया, ठीक है, और बीच में क्या है, केजियस नेक्रोसिस है, चीजी लाइक, ठीक है। गोन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब वही गांठ तुम्हारे लिम्फ नोड्स में भी मिल गई, लंग्स के साइड में मीडियास्टेनल या फिर हाइलर लिम्फ नोड्स में मिल गई, तो हम उसको बोलते हैं गोन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हो गया ना, एक से ज्यादा बन गया, ठीक है। और कई बार ये कैल्सिफाइड हो जाता है, इसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है, देन इट इज नोन एज रैंकिस कॉम्प्लेक्स। रैंकिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रिंकी आगे पापा नहीं बोलना है, ठीक है, रिंकी कॉम्प्लेक्स नहीं, रैंकिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये लिख दिया तुमने, 3 वर्ड लिखे। ये सब जो है ना, ये तीनों जो चीज है, गोन कॉम्प्लेक्स, गोन फोकस, रिंकी कॉम्प्लेक्स, ये क्या है, प्राइमरी टीबी है। प्राइमरी टीबी में ये मिलेगा तुम्हें, ठीक है। और प्राइमरी में हुआ क्या, एक्चुअल में एक वर्ड में मैं समझाऊं तो जो इन्फेक्शन थी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, उसको हमारे बॉडी के सेल्स ने, टी सेल्स ने, मैक्रोफेज ने बंद करके रख लिया, संभाल के टाइट कर दिया, है ना, उसको छूटने नहीं दे रहे। वो बम है भाई, वो कभी भी छूटेगा और फटेगा, ठीक है। और ये बम वेट करता है फटने का, लिटरली वेट करता है। तुमने एक बहुत फेमस सीरीज सुनी है पैरासाइट, ठीक है, जो 2019 में बहुत फेमस हुई थी। उसमें क्या था कि एक नौकर होता है जो भीख मांग मांग के नौकरी मांगता है, ठीक है, कि यार साहब मेरे को नौकरी दे दो, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, वो पूरी फैमिली अंदर बेसमेंट में रहने लग जाती है, ठीक है। जब वो उसका मालिक कहीं घूमने फूमने जाता था तो वहीं पे बैठ के चिल मारते थे, टीवी चलाते थे, एसी चलाते थे, ठीक है। बाद में क्या होता है, बाद में वो इतने हावी पड़ जाते हैं कि वो मालिक को ही मार देते हैं और वो खुद रहते हैं। तो वही कुछ हिसाब यहाँ पे होता है। पहले तो टीबी जो इन्फेक्शन प्राइमरी टीबी आया, वो हाथ जोड़ के आया कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दो रहने के लिए, तो उसको गांठ के अंदर रहने की जगह दे दी गई। बाद में जैसे ही तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन होगा ना, वो तुम्हारे परकच्चे उड़ाने के लिए तैयार होगा, ठीक है, वो फटने के लिए तैयार है। वो पहले तो लंग्स से पूछ रहा था कि मैं यहाँ पे रह लूं, अब वो लंग्स को बोल रहा है कि भाई यहाँ पे रहना है तो मेरे से पूछना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, सुनना ध्यान से सुनना, जैसे ही तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, आइदर इट कैन बी ड्यू टू एड्स, इट कैन बी ड्यू टू इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपीज, है ना, कुछ भी स्टेरॉइड्स ले रहे हो तुम, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, तो क्या होगा, यही जो एक गोन फोकस बना था ना, वो क्या बना, मल्टीपल बनने लग जाएंगे, बहुत सारा केजिएशन होने लग जाएगा, बहुत सारा केजियस नेक्रोसिस, हॉलमार्क ऑफ सेकेंडरी टीबी, सेकेंडरी टीबी बन जाएगा। सेकेंडरी टीबी क्या होता है, जब प्राइमरी टीबी एक बार हो गया आपको, लेकिन वहां पे गाड़ी रुकी नहीं, जब इम्यून सिस्टम आया उसने मौका देखा और बम फट गया। वो फटा ऐसा कि उसने पूरे लंग्स को कवर कर दिया, पूरा लंग्स जब कवर होगा वो कैविटेशन कर देगा। हॉलमार्क ऑफ सेकेंडरी टीबी इज कैविटेशन। पूरे लंग्स में कैविटेशन हो गया, मतलब पूरे लंग्स में ना कैविटी गड्ढे बना दिए उसने। इमेजिन करना भाई, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। तो इमेजिन करना भाई, पूरे लंग्स में गड्ढे बन गए, लंग्स के पास कुछ बचा फिर? जब लंग्स में तुम गड्ढे कर दोगे तो डिस्निया होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। कोई रॉकेट साइंस है? कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे स्टोरी में समझेंगे हम, ठीक है। तो अब हम सेकंड स्टेज में आगे, जो होता है सेकेंडरी टीबी। सेकेंडरी टीबी को रीएक्टिवेशन टीबी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी से रीएक्टिवेट होकर बनी। सेकेंडरी टीबी में हो क्या रहा है अब कि गड्ढे बन रहे, कैविटेशन बन रहा है। बोलते हैं जैसे ही ये साइड में ब्रोंकस है, उसके साइड में कैविटेशन, गड्ढा बन गया, बहुत सारा नेक्रोसिस चल रहा है, तो वो क्या होता है, एल्वियोलाई को फोड़ने लग जाता है, वहाँ की जो वेसल्स होती है उसको रप्चर करने लग जाता है, ठीक है, ब्रोंकस को भी छेद करने लग जाता है। तो जो खून है वो ब्रोंकस में भी पहुंच जाता है कई बार। ब्रोंकस से जब तुम खांसोगे तो खून की खांसी आ सकती है। अब तुम्हें समझ आया क्यों बोलते हैं कि टीबी में खून की खांसी आती है? क्योंकि इसकी वजह से, कैविटेशन की वजह से, ठीक है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन की वजह से। यही है हॉलमार्क सेकेंडरी टीबी का। इसलिए जब हम पोस्टिंग लगाते थे रेस्पिरेटरी मेडिसिन में, तो हमें ना एचओडी पता क्या बोलता था जब हम जाते थे? भाई कोई भी बिना ब्रेकफास्ट करके नहीं आएगा, क्योंकि वहां पे टीबी के पेशेंट होते थे। कोई भी बिना मास्क लगा के नहीं घुसेगा वार्ड में। क्यों बोलते थे? क्योंकि
जैसे तुम्हारा इम्यून सिस्टम, माल न्यूट्रिशन भी इम्यून सिस्टम डाउन करेगा तुम्हारा, है ना। जैसे तुम्हारा इम्यून सिस्टम डाउन हुआ, टीबी रेडी है भाई फटने के लिए। जैसे मैंने बताया, हर किसी के अंदर टीबी है, हर किसी के अंदर, हो सकता है मेरे अंदर भी है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन कवर करा है, लेकिन वो लेटेंट फॉर्म में होता है। अब वर्ड लिखो लेटेंट टीबी। लेटेंट टीबी मतलब शांत वाला बैठा हुआ है। तो रिवाइज करते हैं, अभी तक क्या पढ़ा हमने। पहले हमने सांस ली, जो इन्फेक्शन हुई, गोन फोकस, वो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी टीबी, ठीक है। और अगर वो चुपचाप बैठा रह गया, जो कि 95% चांस में वो चुपचाप बैठा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो 95% वो चुपचाप बैठा ही रहेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लेटेंट टीबी। हम अगर मेरे में टीबी होगा तो अभी लेटेंट स्टेज में वो बैठा होगा चुपचाप, ठीक है। पर कईयों में अगर इम्यून पहले से ही डाउन है, तो उस पर एक बार इन्फेक्शन होगी, वो तो गया, है ना, तो उसमें डायरेक्ट इन्फेक्शन होगा। तो लेटेंट टीबी के बाद अगर रीएक्टिवेशन ऑफ टीबी हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टीबी। हॉलमार्क ऑफ सेकेंडरी टीबी भाई, हॉलमार्क ऑफ सेकेंडरी टीबी, बढ़िया, कैविटेशन, छेद, गड्ढे मारेगा वो, ठीक है, हर जगह गड्ढे करने लग जाएगा। उसकी वजह से हिमोप्टेसिस हो रही, खून की उल्टी आ रही, इतने लंग्स में छेद हो गए जिसकी वजह से डिस्निया हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत, ऑब्वियस है ना। तो जब भी सिम्टम्स की बात की जाए, टीबी की सिम्टम्स, तो जब भी 14 दिन से ज़्यादा खांसी हो तो सस्पेक्ट करो कि टीबी हो सकता है, ठीक है। सोचो कि हाँ टीबी हो सकता है भाई, 14 दिन से ज़्यादा खांसी, ऐसे खांसी कितने चल रही है, 5-6 दिन, 14 दिन से ज़्यादा टीबी हो सकता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू लास्ट थिंग, वो है मिलियरी टीबी। देखो हमने पढ़ा कि प्राइमरी टीबी होता है, हमने पढ़ा कि लेटेंट टीबी होता है, उसके बाद क्या होता है, अगर रीएक्टिवेशन हो जाए तो सेकेंडरी टीबी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं मिलियरी टीबी। मिलियरी मतलब क्या होता है कि जब तुम चेस्ट एक्सरे करोगे तो तुम्हें मिलेट्स टाइप, मतलब मिलेट्स का मतलब क्या होता है, बाजरा, बाजरा को मिलेट्स बोलते हैं, वैसे अनाज जो होते हैं उनको, तो मिलेट्स टाइप तुम्हें डॉट 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 दिख रहे हैं, तो वो क्या है, मिलियरी टीबी है, ठीक है। पर वो सिर्फ, वो मत याद रखना कि सिर्फ लंग्स में। मिलियरी टीबी का मतलब ये है कि वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो चुका है। सुनना ध्यान से, वो ब्लड के थ्रू जो टीबी का बैक्टीरिया है वो ब्रेन में चला गया, मेनिंजाइटिस, ठीक है। ब्लड के थ्रू वो स्किन में चला गया, लूपस वल्गैरिस। ब्लड के थ्रू वो किडनी में चला गया, ठीक है, स्टेराइल पायूरिया। स्टेराइल पायूरिया का मतलब क्या होता है कि जब तुम उसको माइक्रोस्कोपी करोगे तो तुम्हें बैक्टीरिया नजर नहीं आएगा कुछ भी, तभी बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल मतलब साफ सुथरा, पायूरिया मतलब पस निकल रहा है, ठीक है, तो वैसा किडनी में, ठीक है। हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में पॉट स्पाइन, ठीक है, पॉट स्पाइन मिलता है रीढ़ की हड्डी। कोई जगह नहीं है जहां पे ये छोड़ दे मिलियरी टीबी, कोई जगह नहीं है भाई। स्किन है ना, इवन एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं, उसमें एडिसन डिजीज कर देता है। लीवर, उसमें हेपेटाइटिस कर देता है, कोई ग्लैंड नहीं छोड़ता टीबी, ठीक है, इतनी खतरनाक चीज है। तो ये है मिलियरी टीबी, जहां पे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बॉडी के हर पार्ट को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। इवन वो हार्ट को भी नहीं छोड़ता, पेरिकार्डिटिस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है पैथोजेनेसिस का, कि कैसे कैसे चलता है। हमने देखा कि मेन पैथोजेनेसिस, वायरुलेंस फैक्टर क्या होता है, ये फेगोलाइसोसोम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू बनता है ना। तो ये याद रखना कि ये वर्किंग कैसी होती है, ठीक है। उसके हमने फिर देखे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं, कि प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, लेटेंट होता है, मिलियरी टीबी होता है। अब देखते हैं भाई कि जांच कैसे करवाएं। तो बस हमने सब कुछ समझ लिया, बस हम एंडिंग समझ रहे हैं अब कि इसको जांच कैसे, मतलब पकड़ें कैसे, टीबी हो रहा है किसी को कैसे पता लगे। तुम सबसे पहले एक्सरे करवाओ। मैंने तुम्हें बताया था गोन फोकस, ठीक है, गोन कॉम्प्लेक्स, और उसमें कैल्सिफिकेशन अगर हो जाए तो हम बोलते हैं रैंकिस कॉम्प्लेक्स। रैंकिस को कैल्सिफिकेशन, अगर तुम बोलो कि पेशेंट को कि एक्सरे करवा के आओ, एक्सरे में अगर तुम्हें कैल्सिफिकेशन दिख रहा है तो तुम सस्पेक्ट कर सकते हो कि हाँ हो सकता है यार ये रैंकी कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। तब हम क्या बोलते हैं कि एक्सरे करवाओ आप, है ना। एक्सरे में हो सकता है कैविटेशन दिख जाए तुम्हें, है ना, कई बार होता है कैविटेशन दिख जाती है, ठीक है। दूसरी चीज हम बोलते हैं मोंटोस टेस्ट कराओ, ठीक है। मोंटोस टेस्ट में क्या होता है, एक पीपीडी होता है ना। पीपीडी मतलब क्या होता है, प्योरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, जो हम इंट्राडर्मल इंजेक्ट करते हैं और उसका इंड्यूरेशन देखते हैं, मतलब कितना फूला, है ना। उस पेशेंट को हम जब इंजेक्ट करेंगे तो हम उसको 2 या 3 दिन बाद बुलाएंगे, ठीक है, 48 to 72 आवर्स के बाद बुलाएंगे। हम बोलेंगे अब चेक करेंगे तेरा कि कितना है। बोला जाता है कि अगर 10-15 से ज़्यादा आ रहा है तो वो एक्टिव टीबी है उसमें, है ना। पर बताया अगर HIV का पेशेंट है तो अगर वो 5 mm से कम भी फूला है ना, तब भी हम उसको पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि HIV में टीबी एकदम भाई भाई जैसे होते हैं, या क्योंकि इम्यूनोसप्रेसिव है, टीबी तो रेडी है भाई, है ना। तो HIV में 5 सेंटीमीटर से कम वाले को भी हम पॉजिटिव ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। मोंटोस टेस्ट इतना स्पेसिफिक नहीं है, ये चीज़ याद रखना। मोंटोस टेस्ट पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं कि टीबी ही हो तुम्हें, ठीक है, क्योंकि अपने सब इधर देखना, अपने सबने इधर देखना। तो यहाँ पे क्या एक BCG का लगा होगा तुम्हें, इंजेक्शन का एक दाग रहता है, ठीक है, सबके होगा वो, ठीक है। तो BCG का वैक्सीन दिया जाता है ताकि बच्चे जो है प्रोटेक्टेड रहें टीबी से। एक्चुअल में प्रोटेक्शन टीबी से नहीं देता, एक्चुअल में क्या होता है, जो प्रोग्रेशन है ना, कि टीबी मेनिंजाइटिस ना बन जाए, टीबी मिलियरी टीबी ना बन जाए, तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ना उसको थोड़ा रिड्यूस कर देता है, उसको थोड़ा कम करता है BCG का वैक्सीन, इसलिए जरूरी है। तीसरी चीज जो है इन्वेस्टिगेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्पूटम फॉर AFB। AFB क्या होता है अब मैं वो समझाता हूँ, अब सुनना, ध्यान से सुनना। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, मैंने तुम्हें बताया कि उसके बाहर जो है माइकोलिक एसिड होता है।
माइकोलिक एसिड की लेयर होती है जो लिपिड वाली लेयर होती है, लिपिड मतलब ऑयल लेयर होती है, ऑयल मतलब वो तभी वो जब डिस्ट्रॉय हो रही है तो केजीएस नेक्रोसिस करती है। याद आ गया, बहुत बढ़िया। अब सुनो, जो ये माइकोलिक एसिड है ना, ये बहुत ज़्यादा एसिड फास्ट क्यों बोलते हैं इसको, वो समझाता हूँ मैं तुम्हें। जब हम इसमें कार्बोलफ्यूस्टिन डाई डालते हैं, ठीक है, तो ये सारा कलर अपने में ले लेता है, समा लेता है, ठीक है। फिर हम डालते हैं एसिड अल्कोहल डीकलराइजर, यानी हम एक सॉल्यूशन डालते हैं जो कलर को उड़ा देता है, इतना समझो, कलर को उड़ा देता है। लेकिन जो माइकोलिक एसिड है वो कलर को कस के पकड़ के रखता है, ठीक है, तो ये उड़ नहीं पाता। तो जब तुम माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये लाल चटक लाल से दिखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने कलर को रिटेन रखा, डीकलराइजर से इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, तभी इसको बोलते हैं एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। एसिड फास्ट बेसिलाई, बेसिलाई मतलब रॉड शेप, मैंने शुरू में बता दिया रॉड शेप को क्या बोलते हैं, बेसिलाई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, स्पूटम फॉर एयर यानी एसिड फास्ट बेसिलाई, ठीक है। तो हम स्पूटम की जांच लेते हैं, हम क्या करते हैं, स्पूटम यहाँ से भी ले सकते हैं, कई बार स्पूटम कईयों का निकलता नहीं, तो हम क्या करते हैं, लवाज से भी लेते हैं, ब्रोंकियल लवाज, है ना, कि एक पाइप डालेंगे और अंदर से एक स्पूटम का सैंपल निकालेंगे, ठीक है। फिर उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में, यही जो स्टेन डाल के, इसमें स्टेन कौन सा डालते हैं जिसमें कार्बोलफ्यूस्टिन होता है, जो मैं बता रहा था आपको, कौन सा स्टेन डालते हैं, उसको बोलते हैं जेडन स्टेन। भाई दुनिया भर में सबसे फेमस स्टेन जो है ना वो जेडन स्टेन है। वो कैसे काम करता है वो तुम्हें अभी समझा दिया मैंने। कार्बोलफ्यूस्टिन होता है, फिर उसमें थोड़ा सा हीट करते हैं उसको और डीकलराइजर डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे जेडन स्टेन काम करता है। जेडन स्टेन का क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में, और ध्यान रखना भाई, जेडन स्टेन इसमें यूज किया जाता है जो लाल लाल चटक लाल रंग दे देता है। तो ये तो बात होगी तुम्हारे स्पूटम एग्जामिनेशन की, ठीक है। अब देखो हमने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या देख लिया, एक्सरे करवा लो, मोनटॉक्स करा लो और स्पूटम करवा लो। ये कहीं पे भी किसी भी हॉस्पिटल में पॉसिबल है, किसी भी पेरिफेरी में, है ना। तुम झोंपड़पट्टी वाले हॉस्पिटल में भी जाओगे तब भी तुम्हें ये 3 चीज मिल जाएंगी, ठीक है। तुम हाई फाई हॉस्पिटल में तब तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम हाई फाई हॉस्पिटल में पहुंच गए तो वहां पे एक और चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो है सीबी नाट। सीबी नाट का एक फैसिलिटी होती है जिसमें क्या करता है, वो मॉलिक्यूलर लेवल है, यानी उसका जो बैक्टीरिया का डीएनए है ना वो ढूंढता है। अब जब कोविड फैला था तो हम क्या करते थे, सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा होता था, आरटीपीसीआर। क्यों? क्योंकि वो उसका आरएनए ढूंढ लेता था। जो कोविड वायरस है, कोरोना वायरस है, उसका आरएनए ढूंढ लेता था। तो इससे अच्छा तो टेस्ट ही नहीं है भाई, तुमने सीधे आरएनए का वायरस ढूंढ लिया। वैसे ही सीबी नाट क्या करता है, वो सीधे उसका डीएनए ढूंढ लेता है, ठीक है, और उसको एम्पलीफाई कर देता है, ठीक है। तो कार्ट्रेज बेस्ड एम्पलीफिकेशन टेक्निक है जो क्या करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और उसका डीएनए ढूंढ लेता है। और मजेदार बात यह है, एक आरपीओ-बी करके जीन होता है। आरपीओ-बी करके जीन जो होता है वो आरएनए पॉलीमरेज बनाता है ना। और वो जो है वो रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट, अगर उसमें म्यूटेशन हो जाए तो रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस में रिजल्ट देता है। यानी एक दवाई होती है रिफैम्पिसिन, वो टीबी में दी जाती है। कईयों में बैक्टीरिया इतना ताकतवर हो जाता है कि उसको रिफैम्पिसिन से फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस को पता करने का भी सीबी नाट वो रखता है, दम रखता है, समझ रहे हो, कि वो ये भी बता देगा तुम्हें रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट है या नहीं है। तो सीबी नाट इतनी अच्छी चीज है, ठीक है। एक आईजीआरए भी होता है, इग्रा, है ना, तो इम्यून गामा रिलीज ऐसे होता है ना, ये चीज भी होती है। तो अब बस एंड करते हैं। एंडिंग में हम ये समझ लेते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि इसकी HRZD डोज चलती है। एच से क्या होता है, आइसोनियाजिड, है ना। एच, अब तुम सोच रहे हो एच आइसोनियाजिड कैसे बन गया, है ना, एच से आइसोनियाजिड बोलते हैं उसको, ठीक है। आर से क्या होता है, रिफैम्पिन, है ना, या रिफैम्पिसिन, ठीक है। जेड से क्या होता है, पायरेजीनामाइड, जीना जेड, है ना। और ई से क्या होता है, इथैम्ब्यूटोल। एक इंजेक्टेबल भी होती है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि ज्यादातर यूज नहीं की जाती। तो हम HRZE ही यूज करते हैं, लेकिन इंजेक्टेबल भी याद रहनी जो फर्स्ट लाइन ड्रग है। जो HRZE होता है वो हम वेट बैंड्स के थ्रू देते हैं। यानी जैसे मेरा वजन 60 किलो है तो मेरे को 4 टैबलेट लगेगी उसकी। और HRZE ना एक एक कॉम्बिनेशन में एक गोली आती है बस, मतलब उसमें H भी होगा, R भी होगा, Z भी होगा, E होगा। तुम डॉट सेंटर में जाके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या था, मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ क्विक, है ना, सुनना जल्दी से। तो हुआ क्या था कि पहले क्या होता है, H भी अलग आती थी, R भी अलग आती थी, Z भी अलग आती थी और E भी। अब वो बोलते हैं कि 60 किलो का बंदा है, वो HRZE एक टैबलेट जो है जिसमें HRZE पूरी है वो 4 खाता है, ठीक है। तो इमेजिन करो जब ये अलग अलग रहती होंगी तो तुम 4 बार खा रहे हो, मतलब दिन में तुम 16 टैबलेट खा रहे हो यार। I can't do this anymore. It's too much. The only way out is through these pills. तो कितना, तो लोग खाते ही नहीं थे, और इसमें बहुत ज्यादा वो डिफॉल्ट मिलने लग गया, जिसकी वजह से डॉट्स बनाए गए। डॉट्स में क्या बोला कि तुम्हें मैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में रखूंगा, ठीक है। डॉट्स का फुल फॉर्म भी यही होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी में। कि क्या है कि मैं वहां पे बंदा बैठा होता है, वो खुद दवाई देता है, खाओ, वो देखता है, जब तुम खा लेते हो तब वो तुम्हारा साइन कर देता है, हाँ खा ली, ठीक है। क्योंकि लोग खाते नहीं थे, तब ये डॉट्स बनाए गए। और जो
टीबी की थेरेपी है वो ज्यादातर 2 चरणों में डिवाइड की जाती है। एक को बोलते हैं इंटेंसिव फेज, एक को बोलते हैं कंटिन्यूएशन फेज। इंटेंसिव फेज में क्या होता है, वो 2 महीने का माना जाता है, ठीक है, जिसमें हम HRZD सारे चलाते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूएशन में सिर्फ हम HRE चलाते हैं, इसमें Z हट जाता है। अब इसमें मजेदार चीज ये है कि होता क्या है, जो H है यानी आइसोनियाजिड है, वो क्या होती है, वो थोड़ा सा पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, यानी झंझनाहट होगी, तुम्हें नमनेस हो जाएगी, है ना। तो उसमें हम एक एडिशनल एक दवाई और डाल देते हैं, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, ठीक है। तो जब भी तुम देखोगे ना किसी अच्छे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन, तो तुम्हें HRZD तो मिलेगा, साथ में एक पायरिडॉक्सिन भी लिख देगा। क्यों? क्योंकि आइसोनियाजिड का थोड़ा कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, और B6 पायरिडॉक्सिन उसको कंपनसेट कर देती है, तो एकदम मतलब मस्त चीज हो जाती है। तो हमने पढ़ा कि टीबी कैसे फैलता है, हमने पढ़ा कि टीबी के 4 मेन पॉइंटर्स कौन कौन से है ना, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, लेटेंट होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, मिलियरी टीबी, है ना। फिर हमने पढ़ा कि पैथोजेनेसिस क्या थी, असल में काम कैसे करता है टीबी बैक्टीरिया, बम क्यों बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है, कैसे हम इसको ढूंढ सकते हैं कि टीबी है तुम्हें या नहीं है, कैसे पता लगा सकते हैं। लास्ट में हमने देखा कि ट्रीटमेंट क्या होती है। चक दे फट्टे।